आपने उनसे जो है ना वो पैसे लिए हैं। वो कहता है जी नहीं, मैंने मुलजिम से कोई पैसा नहीं लिया, मैं बिल्कुल जो है ना फेयर बात कर रहा हूँ। वो प्रोसिक्यूटर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन लिखवा देता है, कुछ सजेशंस लिखवा देता है जी इसने ना बर्डन में आके या अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके ये अपनी एविडेंस से फिर गया है, इसने अपनी शहादत गोल कर दी है, इसने पैसे ले लिए हैं, ये होस्टाइल इस वजह से हो गया है। वो चंद सजेशंस ये चार पांच लाइनें लिखवा के ना वो कहता है जी ठीक है, मैंने अपनी एविडेंस क्लोज कर दी। लो जी, अब पीडब्ल्यू जो तो कंप्लेनेंट PW1 था वो हॉस्टाइल हो गया, उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर दी। लो जी, अब फौरी जो होती है मुल्ज़िम पार्टी क्या करती है, मुल्ज़िम पार्टी का जो वकील होता है वो फौरी 249A की एप्लीकेशन मूव कर देता है, उसी वक्त कोर्ट में खड़े खड़े ही 249A की एप्लीकेशन मूव कर देता है कोर्ट को। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट देखता है जी, अब 249A के दो जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें यानी चार्ज ग्राउंडलेस हो जाए, और सेकंड ये है कि नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, कि इसमें कन्विक्शन की कोई जो है ना वो सूरत नजर नहीं आ रही। तो अब ये दूसरा होता है ना, ये फिट हो रहा होता है कि यार अब क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गया है, लिहाजा वो जो मजिस्ट्रेट होता है वो फौरी अपना ऑर्डर रिकॉर्ड करवा देता है। वो कहता है मुल्ज़िम को उसी वक्त कहता है कि आप बरी हो, आप जाओ, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 249A की एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो कहता है जी ठीक है, अपने ऑर्डर में लिख देता है कि जी इसमें कोई कन्विक्शन की प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही, लिहाजा इस बंदे को 249A की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है और अक्यूज को एक्विट किया जाता है। ठीक हो गया। ये होती है हॉस्टाइल होने की एक प्रैक्टिकली सूरत। सर, जैसे हम कानूनी शहादत में पढ़ते हैं, वो 151 वाला जो आर्टिकल है जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई आपका विटनेस हॉस्टाइल होता है तो जो दूसरी पार्टी भी होती है तो वो भी उसके ऊपर क्रॉस कर सकती है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वहां पे जो शर्त है। तो ये जो परमिशन ऑफ द कोर्ट है, इसके लिए आप एप्लीकेशन जो देने की बात है, ये 249A वाली एप्लीकेशन है फिर? ना ना, 249A वाली एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, फिर वो कैसे हाँ होगा? ना ना, परमिशन ऑफ द कोर्ट ऐसे होगा कि जब कोई आप यानी हॉस्टाइल हो जाता है, उसमें आपको 150 जो है ना वो आपको खुद ही पावर दे रहा है, उसमें कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। हॉस्टाइल हो गया, आपको 150 जो आर्टिकल 150 है QSO का, वो आपको खुद ही पावर दे रहा है कि उसके ऊपर आप अपने ही गवाह के ऊपर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसमें तो सर एप्लीकेशन की बात नहीं की गई। जी जी सर, यहाँ तक ना मतलब वो मुझे अंडरस्टूड है, लेकिन मैं बात करी जब 151 वाली बात आती है एक आर्टिकल की, उससे मैं बोला जाता है ना कि अगर दूसरी पार्टी भी उसके ऊपर क्रॉस करना चाहती है, उसे क्वेश्चन करना चाहती है, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। तो ये जो परमिशन है ये हम कैसे सीख करेंगे? 151 की बात कर रही हैं आप? तो जहाँ पे इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस की बात नहीं की गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, तो बताया गया हाँ कि जी। जी आप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है। तो वो परमिशन ऑफ द कोर्ट हम कैसे सीख करेंगे? जुबानी कलामी हो जाती है या फिर मतलब कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो कैसी होगी फिर? नहीं, वो है, ये लफ्ज लिखा हुआ है विद द परमिशन नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपने सामने किताब खोली है, इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है सर। विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो कंसेंट होती है कि ठीक है, कंसेंट ऑफ कोर्ट दे देती है कि ये हॉस्टाइल हो गया है, अब आप इसको जो है ना वो इसका क्रेडिट जो है ना वो इम्पीच कर सकते हैं। अब आप इसके जो भी इसके ऊपर जो है ना वो करना चाहें, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अक्सर सम टाइम केसेस में जो आईओज होते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो जब किसी केस में किसी मुलजिम को बेगुनाह करते हैं ना, जी। तो उसको फिर जो है ना वो प्रोसिक्यूशन जो है ना उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाती है कि भाई इसने इसको बेगुनाह किया है, तो ये तो इसने जो है ना वो मिली भगत से की है, इसने हम साजिश होकर की है, इसने उधर से पैसे ले लिए हैं। तो वो कहते हैं कि जी इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करो, फिर उसके ऊपर जो है ना वो क्रॉस एग्जामिनेशन करके तो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई है कि इस तरह भी बात अक्सर केसेस में यूं होता है, हॉस्टाइल यूं हो जाते हैं, कंप्लेनेंट अपनी स्टेटमेंट से हॉस्टाइल होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी 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 अच्छा सर, ये 249 में मुलजिम जो एक्विट कर दिया मजिस्ट्रेट ने, जैसे अभी आप कह रहे थे, इनको कोई ऐसी सीन है कि दोबारा भी ट्राई किया जा सकता है 249 में जो एक्विट हो जाता है?
जो 249A में एक्विटल है ना, एक्विटल 249A में हो जाए या 245 में हो जाए, उसमें दोबारा उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता। जहां पे डिस्चार्ज करेगा ना कोई भी, किसी भी जो है ना वो मुल्जिम को, मजिस्ट्रेट या कोर्ट जब उसको डिस्चार्ज करेगी, उसमें अगर बाद में कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है 249 के तहत, तो 249 में डिस्चार्ज कर देते हैं। उसमें अगर बाद में कोई एप्लीकेशन आ जाती है या बाद में कोई एविडेंस आ जाती है, शहादत आ जाती है कि यार ये शहादत तो वाकई जो है ना वो पेश की जाए तो ये मुल्जिम इसको सजा हो सकती है और बड़ी ठोस शहादत है, उसको कोर्ट जो है ना वो एडमिट कर सकती है और फिर उस मुल्जिम को दोबारा से डिस्चार्ज शुदा मुल्जिम को अगेन जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो सम्मन उसके जारी कर सकती है। थोड़ा एक्विट जो बंदा हो जाए उसको दोबारा ट्रायल नहीं होगा। जो रिमांड स्टेज पे कोर्ट डिस्चार्ज करती है। हाँ, रिमांड स्टेज पे कोर्ट डिस्चार्ज करती है, बिल्कुल आपने सही कहा, रिमांड स्टेज पे कोर्ट डिस्चार्ज करती है। जब उसको फिर दोबारा बुला सकते हैं, उसका ट्रायल हो सकता है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 249 में अगर जो है वो फाइल जो है वो कंजाइन हो जाती है, प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो क्या हम उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कह सकते हैं? यानी प्रोसीडिंग उसमें स्टॉप कर दी जाती है। बेसिकली जो 249 की आप बात करें, 249 तो बेसिकली यही है ना कि जब विटनेसेस अपीयर नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट हाँ जो जी, है वो कंप्लेनेंट नहीं आ रहा, विटनेसेस नहीं आ उसको रहा, तो आप डिस्चार्ज, ये उसको आप पोस्टपोन्ड ऑफ डिस्चार्ज भी जजमेंट कह जो है। सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वो उसको आप डिस्चार्ज कह सकते हैं जी। उसमें डिस्चार्ज ऑर्डर ही होता है, जो ऑर्डर लिखा जाता है उसमें डिस्चार्ज ही होता है कि जी ठीक है इस बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। यार कंप्लेनेंट अपने विटनेसेस पेश ही नहीं कर रहा, ना वो कोई एविडेंस पेश कर रहा है, ना वो खुद आ रहा है, तो वो उसको कहते हैं चलो ठीक है यार इसको डिस्चार्ज किया जाए। अगर उसके पास कभी कोई एविडेंस निकल आई या कोई ठोस शहादत हो आ गई तो ठीक है, इसको दोबारा फिर सर वो तलब कर वाला लिया ऑर्डर तो जाएगा। विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ एनी जजमेंट होता है, वो उसमें तो सिर्फ यही होता है कि सर फाइल जो वो है वो जजमेंट कंजाइन नहीं है। होती, वो ऑर्डर होता है जी, तो क्या जी। ऑर्डर वो को डिस्चार्ज ऑर्डर कह सकते हैं? वो डिस्चार्ज ऑर्डर ही होता है ना, वो डिस्चार्ज ऑर्डर ही होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है, डिस्चार्ज हो या एक्विट हो, इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे को उस केस से एक दफा जो है ना वो बरी कर दिया गया कि यार वो बंदा एक दफा जो है ना वो आजाद है। डिस्चार्ज का यही मतलब है। डिस्चार्ज सिर्फ ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि उसको अगेन कभी शहादत वसूल हो जाए तो उसको अगेन जो है ना वो तलब किया जा सकता है, लेकिन एक्विट अगर हो जाए तो उसको दोबारा नहीं किया जा सकता। बेसिक इसका माइनर सा फर्क है। आपको क्लियर हुई है बात मेरी? जी सर, क्लियर है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर अगर जैसे आपने अभी बताया 392 में मेन अक्यूज्ड है वो जी जी कंप्लेनेंट की हॉस्टाइल स्टेटमेंट के बाद एक्विट हो गया है, तो जो जी जी बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी या जो पीछे फाइल रह जाएगी उसका क्या बनेगा, उसमें प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? उसमें अब तो प्रोसिक्यूशन का कोई काम नहीं रह गया। अब तो वो उसको यानी कोर्ट उसको कंसाइन कर देगी, कोर्ट उसको कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम कर देगी फाइल को। तो प्रोसिक्यूशन तो उसमें कुछ नहीं करेगी, प्रोसिक्यूशन ने अब क्या करना है मजीद। ठीक है सर, और जो एफआईआर हुई थी उस एक्यूज के खिलाफ, वो एक्यूज उस एफआईआर से अपना नाम कैसे हाँ, खारिज अगर कोई करवाएगा? सरकारी गवाह है, हॉस्टाइल जी करता है सरकारी गवाह, तो सरकारी गवाह अगर कोई हॉस्टाइल करता है उसकी बेस पे अगर कोई एक्विटल होता है या उसकी बेस पे, तो फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है ना वो एक लेटर लिख देती है कि भाई इस बंदे ने जो है ना वो सरकारी डिपार्टमेंटल लेटर होते हैं वो भेज देती है। एक्शन ये होता है मैक्सिमम। मीन्स जैसे अगर आईओज कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन से हटकर दोबारा बयान देता है
तो उसके खिलाफ जी महकमाना जी जी, कार्रवाई के लिए प्रोसिक्यूटर लिख देगा। उसके प्रोसिक्यूटर लिख देते हैं, उनके पास ये तो लेटर ये लिखने का इख्तियार होता है। वो सर कौन सी प्रोविजन के तहत लिखेंगे? ये उनको इख्तियार दिया हुआ है ना, ये प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत 2006 में उनके पास ये इख्तियार है। ठीक हो गया सर, हाँ जी। जज़ाकल्लाह सर। जी नेक्स्ट। यार आप लोग, मैंने एक चीज नोट की है कि माशाल्लाह आप लोग अच्छे, आपकी सबकी प्रैक्टिस भी अच्छी है और आपके पास काफ़ी माशाल्लाह हो है। ये चीज़ हमारे पास तो है। जब इंटरव्यू के टाइम पे हमारी इतनी भी प्रैक्टिस नहीं थी जितनी चीज़ें आप लोगों ने यानी डिस्कस की हैं या पूछी हैं, ये मैं आपको अप्रिसिएट भी करता हूँ। तो थोड़ी बहुत जितना टाइम आपके पास है, आप कुछ ना कुछ टाइम कोर्स में दें, कुछ ना कुछ टाइम ADPP's ऑफिस में दें, आपको यानी चालान का और कुछ ना कुछ हो मज़ीद हो जाएगी। वैसे आपकी इसके ऊपर ग्रिप है, बेहतर है, आप में ये टैलेंट है, तो आप मज़ीद इसको और पॉलिश कर देंगे तो बेहतर ही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें जाने से। जी सर, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सर ये वैसे कितना टाइम मिल जाता है, मतलब अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इंटरव्यू के दरमियान का कितना गैप होगा? हाँ क्योंकि 12 तक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं अभी तक। देखें, ये थोड़ा सा सब्र वाला एक काम है, इसमें आप जो है ना वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको अपना बता देता हूँ कि हमारे, तो लेट हो गया तो अच्छा है, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैंने इसलिए कहा है कि पहले आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उसके फिर कुछ दिन बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सर तो एक इसमें चीज ऐड करती हूँ 3-4 महीने दरमियान में। लग सकते हैं। जी जी सर सर एक चीज ऐड कर सकती हूँ विद योर परमिशन? जी जी सर एक तो साइकोलॉजिकल रिटर्न होता है ना, आप PPSC में एक कुछ अरसे से एक वर्बल एग्जामिनेशन भी होता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट के पैनल के साथ इंटरव्यू भी जी जी। होता है जो हम वहां पर लिख कर आते हैं, तो ये उसके एक वीक के बाद वो भी होता है। तो यानी कि अभी एक तरह से 3 प्रोसेस से गुजरेंगे। ना, अब आपके 2 प्रोसेस रह गए ना। एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वो वर्बल तो नहीं होगा, वो रिटर्न ही होगा। आपको कुछ पेपर्स आपको देते जाएंगे उधर ही, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देंगे, 10-15 मिनट, 10-10 मिनट हर पेपर के लिए। जी 8 आई थिंक 8 पेपर होते हैं, तो जी सर। वो 10-10 15-15 मिनट देंगे उधर ही। तो आपने वो उतने टाइम में वो आपने जो है ना वो पढ़ते जाना है, साथ साथ टिक मार्क करते जाना है। तो वो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके 5 नंबर होते हैं। उसमें जी बेसिक सर। ये चीज देखते हैं कि यार इसने जो शुरू में अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एंड तक उसकी वही इंफॉर्मेशन चल रही है, या ये बंदा मुनशिर माइंड तो नहीं है, इस जिस तरह एक बंदा कंफ्यूज माइंड, वो ये चीज जज करते हैं। अदरवाइज उसका इतना वो नहीं है, आप उसकी वजह से परेशान ना हो। वो पहले होगा, उसके कुछ महीनों बाद मैं कह सकता हूँ, तो सर वो ज्यादा हो आपका जाएगा फिर। महीनों बाद, हम लोग सो जाएंगे फिर महीनों का सोच के। विद इन 1 मंथ अब कहीं आप था कि मुझे हम लोग आप पढ़ते रहे। नहीं, मुझे आप एक बात बताओ, जी सर। आपका रिटर्न टेस्ट जब आपकी ये एप्लीकेशन आप अप्लाई वगैरह किया था, उसके कितने अर्से बाद आपका रिटर्न टेस्ट हुआ है? सर तकरीबन ये कि 1 अप्रैल इसकी डेडलाइन थी ADPP की और ADA दोनों के अप्लाई करने की। और अच्छा एग्जाम्स जो ADPP का हुआ है वो हुआ है 12-13 मार्च को, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद। और अच्छा रिजल्ट जो है वो तकरीबन 5 से 6 माह के बाद आया है। तो अभी ये करेंगे साइकोलॉजिकल। और सर इस बार से ना अच्छा इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। अब ये एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पैनल से इंटरव्यू भी करवाते हैं, जो हम रिटर्न में करके आते हैं ना। तो अच्छा अब वो साइकोलॉजिस्ट के पैनल के साथ सामने भी एक इनका एक सेशन होगा। अच्छा उसके देन कुछ अरसे के बाद जो है ना वो हमारा जो पैनल के सामने लीगल इंटरव्यू होता है वो होगा। अच्छा। जी सर, ये वाला पता नहीं, अब प्रोसेस मुझे इनका नए पैटर्न का तो नहीं पता। जी सर, ये बहरहाल DDPP और DPG के जितने भी एग्जाम्स हुए ना, अब ये सब इनसे गो थ्रू करके आए हैं।
अच्छा, मे भी होगा, ऐसे ही होगा, मेरे जी सर। नॉलेज में नहीं है। बाकी ये चीज़ है कि चलो कुछ दिन ही कर लेते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो कहता हूँ कि वो कल साइकोलॉजिकल लेने और पर इंटरव्यू कंडक्ट, मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं। बाकी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दिनों की बात ही है। आप मजीद जो है ना वो आप को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। जी सर। हाँ जी, क्योंकि हमारा अगस्त सितंबर में आई थिंक हुआ था साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था। नहीं, अगस्त में साइकोलॉजिकल हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू हुए थे। और हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के दिन नहीं होते हैं, आई थिंक 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होता जी सर, इतना ही टाइम होता है साइकोलॉजिकल ऑलमोस्ट। टेस्ट और इंटरव्यू के दरमियान। ठीक है। हाँ, मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया था वो नवंबर में आया था। अब आप ये देख लें, 24 नवंबर और को, ठीक हो यानी गया। और सर सितंबर में रिकमेंडेशन इंटरव्यू से हुआ था। लेके ज्वाइनिंग तक का कितना ड्यूरेशन लगा आपको, रिकमेंडेशन से ज्वाइनिंग तक? हाँ, अब कुछ मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, यानी जी सर प्लीज। सितंबर में हुआ था हमारा इंटरव्यू। ठीक है, मेरा आई थिंक इंटरव्यू था 14 सितंबर थी, या 7 सितंबर से शुरू हुए थे और 14 तक गए थे इंटरव्यूज। अच्छा, तो उसके बाद 24 नवंबर को, अब खुद देख लें, आधा सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 2.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आ गया था इंटरव्यू का। फाइनल 24 नवंबर को रिजल्ट आया था। अच्छा, उसमें एलोकेशन हो गई। 24 नवंबर के बाद हमारी जो ज्वाइनिंग हुई है, यानी उन्होंने पोस्टिंग ऑर्डर्स जो किए हैं वो किए हैं उन्होंने 11 मार्च को। ठीक हो गया, नवंबर से गिन ले आप, मार्च, दिसंबर, 4 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, मैं दिल रखने की बात नहीं करूंगा। तो यानी 11 मार्च को हमारे पोस्टिंग ऑर्डर्स उन्होंने वो जारी कर दिए थे वहां से। तो उसके उसमें 7 दिन थे, 18 मार्च को मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो ये जी सिस्टम होता है, यानी अब आप खुद देख लें कि ये टाइम लगा था। जी ठीक हो गया सर। हाँ जी। एनी मोर? सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर अगर आप थोड़ा ऑब्लाइज करें तो एक और इस तरह का सेशन अगर आप अवेलेबल हो इजीली तो काइंडली, ये हमारे लिए ना एक फेवर होगी। नहीं, फेवर देने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि चलो यार, हमने जो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, अगर हमारी वजह से किसी और को उसमें गाइडलाइन मिल जाए तो वो हमारे लिए भी चलो अच्छी बात है कि यार अगले बंदे को आप गाइड कर रहे हो, सही गाइड कर रहे हो। किसी को सही एग्जैक्टली। गाइडलाइन देना ये भी बहुत नेकी की बात है। तो अब ये इसमें रहा कि मैं इसमें आपको रिकमेंड तो ये करूंगा, बाकी आप जब दिल करे जब चाहें आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का जो सेशन है, मेरे एक मशवरा है, राय समझ लें आप इसको, इसको कोई जो है ना फाइनल राय नहीं समझे। बाकी जफर खलील साहब जो है ना वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरे दोस्त क्लास फेलो हैं। वो मुझे जब भी कहेंगे मैं उनके लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये सोच है कि जब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद हम इंटरव्यू में थोड़ा टाइम होना है, तो उसके बाद हम एक सेशन इस तरह का रख लेंगे। अगर आगे देखें, आपकी चॉइस है, आप जब मुझे कहेंगे जफर भाई, मैं उस वक्त हाजिर हो जाएगा। अगर किसी ने मुझसे पर्सनली लेनी है, कोई गाइडलाइन लेना चाहे, तो बेशक आप मेरे मेरे से पर्सनली गाइडलाइंस ले सकते हैं। सर थैंक यू सो मच ठीक सर, हो गया। थैंक यू सो मच शुक्रिया। फॉर सच फेवर सर। इंशाल्लाह सर आपका आपका काफी सेशन बहुत क्लास अच्छा था, रखेंगे इसके सर लिए बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सो मच अली जी जी खान जी साहब, थैंक यू सो मच सर। जी इंशाल्लाह जी आपको फिर तकलीफ देंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मतलब मुतमईन हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, काफ़ी सारी, मतलब मैंने खुद भी सीखी हैं प्रैक्टिकली चीज़ें, जी जी काफ़ी सारी मैंने सीखी हैं।
सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, थैंक्स अगेन सर। ठीक है जी, बाहर से बाकी थैंक यू। सर कोई इशू नहीं है दुरानी साहब, बहुत मेहरबानी, वेलकम। ठीक है सर, नहीं बस आप फिर अब मीटिंग एंड आपकी करते हैं, तो मेहरबानी सर बाकी जी, फिर आपकी मेहरबानी, शुक्रिया नेक्स्ट, सर जी। बाकी क्लास इंशाल्लाह जैसे कल होगी जैसे राना नेक्स्ट जुबैर टाइम। साहब की। सर सर ठीक है निशान सर साहब जी, थैंक यू ठीक है। सो मच सर, थैंक यू सो मच, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक ओके यू, ओके थैंक यू। ओके सर।